नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हेल्थ केयर में हम लोग बात करेंगे रूटीन हेल्थ चेकअप का। क्या रूटीन हेल्थ चेकअप है, कौन कौन से डायमेंशन हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और किन लोगों को हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं आजकल बीमारियों की संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, तो लोग खुद भी जाकर हेल्थ चेकअप कराते हैं। तो कौन लोग हेल्थ चेकअप कराने जाएं और हेल्थ चेकअप कराएं तो क्या कराएं, इन सभी पहलुओं पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने चिकित्सक डॉक्टर प्रोफेसर एनपी सिंह साहब। आपका चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी नाम है, इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए कई पुरस्कार और फेलोशिप, एकेडमिक फेलोशिप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से मिल चुके हैं। और जैसे कि FRCP, FAMS, FISN, FICP जैसे फेलोशिप भी आपको मिल चुका है। साथ ही डॉक्टर सिंह है कम्युनिटी सर्विसेज में इनका अहम योगदान रहा है, कैसे चिकित्सा को लोगों के साथ जोड़ा जाए उस पर काम करते रहे हैं। और इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के मेंबर भी हैं, तो निश्चित तौर पर इनका ज्ञान और लोगों के साथ काम करने का जो तजुर्बा रहा है उससे आज हम लोग को रूटीन हेल्थ चेकअप के बारे में जानने का मौका मिलेगा और समझेंगे कि आखिर क्या हेल्थ चेकअप होता है। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर सिंह को आमंत्रित करते हैं कि वे आप अपना व्याख्यान शुरू करें। बिल्कुल, धन्यवाद अमरिंदर जी। चुनाव का माहौल है, सभी नेता और आम नागरिक भी बिजी है आजकल अपने देश को आगे ले जाने में, लेकिन इसके बीच में क्या हमें अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आज आपसे कुछ अगले 20 मिनट तक बातचीत करूँगा। 5 दशक पहले हमारे पूर्वजन जो थे उनकी लाइफ स्पैन 30 से 50 साल के बीच में थी, यानी कि ज़्यादातर व्यक्ति 30 से 50 साल में चले जाते थे। इसका प्रमुख कारण ये था कि बचपन में ही हमारे पास बहुत सारी बीमारियां होती थी, दस्त लगना, निमोनिया होना, इन्फेक्शंस थे जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 5 और 6 दशक बाद आज के दिन में आम आदमी का, भारत का आदमियों का लाइफ स्पैन 67 ईयर्स हो गया है और औरतों का 70 साल हो गया। तो क्या कारण है? क्या हम वाकई में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई है, हम ज़्यादा जी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या और भी कोई समस्याएं आई हैं? यही मैं आज अगले 20-25 मिनट में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा रूटीन हेल्थ चेकअप में। सबसे पहले लेते हैं कि टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ इन इंडिया। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से मृत्यु होती है हमारे देश में? और उसमें देखिए सबसे ऊपर जो है हार्ट अटैक, यानी कि कॉरोनरी हार्ट डिजीज है। आज के दिन में चाहे आप सरकारी अस्पताल में जाइए या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, हम देखते हैं कि हार्ट की बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं और बहुत ही भयंकर मात्रा में हो रही है। इसके अलावा अभी भी एक प्रमुख कारण डेथ का जो है डायरियल दस्त है। एक तरफ तो हमारे यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का प्रकोप है और उसके साथ साथ निमोनिया, बीड़ी सिगरेट पीने से जो सांस फूलती है, लंग डिजीजेस, फालिश आना, इसको हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं। ये 3-4 प्रमुख कारण हैं जिससे कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस यानी कि तपेदिक पे एक ऐसा हमारे पास प्रकोप है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वजन कम होना बच्चों में, कुछ मानसिक कारणों से सुइसाइड, जिगर की खराबी, लिवर की खराबी जिसमें कि शराब के अलावा और शुगर भी आजकल इंपॉर्टेंट कॉज हो गया, और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ये हमारे कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से भारत में डेथ हो। अगर हम बीमारियों का बर्डन देखा जाए तो इसको हम 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जिसके कि ऑलमोस्ट 2/3 या 50 से 60% लोग जो इससे पीड़ित होते हैं उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी नहीं हो सकती है। इसका प्रमुख एग्जाम्पल है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट अटैक इत्यादि। इसके अलावा 2/3 तो हमने ये बात करी, 1/3 केसेस में कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें प्रमुख दस्त होना, निमोनिया होना, आजकल और भी बहुत सारी बीमारी हो गई है, HIV एड्स की बीमारी हो गई है। इसके अलावा आजकल हम डेंगू भी देख रहे हैं और बहुत सारी नई इन्फेक्शंस बीमारी आ रही है, उसकी वजह से भी डेथ होती है। इसके अलावा 10 या 12% में एक्सीडेंट्स, यानी कि तीनों तरफ से हमारे यहाँ अटैक हो रहा है। हम ट्रेवल ज़्यादा कर रहे हैं, हम देखते हैं गाड़ियों की स्पीड बढ़ती जा रही है, सड़कें बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स की भी डेथ हो रही है। इसके अलावा मात्र
व शिशु, ये दो चीज़ें भी एक प्रमुख कारण है डेथ की, यानी कि मेटरनल मॉर्टेलिटी और पीडियाट्रिक मोर्टेलिटी भी एक प्रमुख कारण है। अब हम सबसे पहले आते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, इसमें प्रमुख जो बीमारियां हैं ये है ब्लड प्रेशर। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था आज से 30 साल पहले, हमें ये बताया जाता था कि 100 में से 5% लोगों को ब्लड प्रेशर है। आज के दिन में अडल्ट्स में ये प्रतिशत 25% हो गई है, यानी कि 5 गुना ये बढ़ गई है। शायद इसका प्रमुख कारण हमारा लाइफस्टाइल है। और 60 साल की उम्र में 60% लोगों को ये ब्लड प्रेशर हाई है। इसके अलावा हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज है। मोटापा तो शायद हमारे यहाँ एक इतना कॉमन हो गया है, और इसमें मैं एक आपको खास चीज बताऊंगा। ये गलत धारणा है कि मोटापा सिर्फ अमीरों में ही होता है। ये जो जंक फूड हमारे आजकल समाज में आ गया है, आराम से कैलोरीज हमें मिल रही है, सस्ते में भी मिल रही है और महंगी भी मिल रही है, जिसकी वजह से मोटापा जो है एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी बन के आई है। शरीर में हमारे कोलेस्ट्रॉल नामी एक केमिकल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी हाई होने की वजह से हमें बीमारियां हो सकती है। ये सभी इनके कारण क्या है? प्रमुख कारण है टोबैको यूज। शायद एक चीज जो कि हमारे डेथ का प्रमुख कारण जो मानी जाती है, उसको कहते हैं कि टोबैको का सेवन, चाहे आप उसको खाएं या उसको स्मोक करें। इसके अलावा शराब का सेवन, अनहेल्दी डाइट, जब खाना जिस हिसाब से हमारे यहाँ मिल रहा है, हमें बहुत ही कम और एक संतुलित आहार खाना चाहिए, लेकिन उसकी जगह हम आजकल हर जगह पे खाने का सेवन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हर चीज हमारी रिमोट पे आ गई है, यानी कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और खान पान ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रही है। इसमें मैं थोड़ा एक भावुक भी हो रहा हूं कि शायद भगवान ने हमें ऊपर से नीचे यहाँ भेजा था मेहनत करने के लिए, पेड़ पौधों से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके खाने के लिए, लेकिन इसका हमने बिल्कुल उल्टा कर लिया। हमने अपने दिमाग से खान पान बनाना शुरू कर दिया। हमने चीनी बनाई, हमने नमक बनाया, ये दोनों भगवान ने नहीं बनाए थे। और उसके साथ साथ हमने अपनी ऐसी मशीनरी ईजाद कर ली कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी रूटीन में भी कम हो गया। तो ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हमारे नॉन कम्युनिकेबल, जैसे मैंने बताया कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें सबके ज्यादा हार्ट अटैक या आजकल कैंसर भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। इसके जो प्रमुख कारण है ब्लड प्रेशर हाई होना, टोबैको यूज, अल्कोहल, ब्लड शुगर। आजकल एक नई बीमारी का आई है जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि पेट के अंदर मोटापा। हमारा आप अगर विदेशियों को देखोगे तो उनका जो मोटापा है हिप्स में होता है, लेकिन हमारे इंडियंस की तोंद ज्यादा निकलती है। तो ये कहा गया है कि जितनी ज्यादा आपकी तोंद है उतनी ही आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड ज्यादा होते हैं और आगे जाके मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ना खाना भी एक प्रमुख कारण है हार्ट अटैक या शुगर या ब्लड प्रेशर या सांस की फूलना। कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये सारे कारण हैं जो कि हमें एक ऐसी अवस्था में पहुंचा देते हैं जिसमें कि हाँ, लॉन्गेविटी तो हमारी बढ़ गई है, और उसका प्रमुख कारण है वैक्सीनेशन। हमने बहुत सारी बीमारियों को वैक्सीनेशन द्वारा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये हमारे पास ऐसी बीमारियां आ गई है जो कि ना हमारे से निकलती है और ना ही हमारा पीछा छोड़ती है। तो ये एक लंबी बीमारी है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे, ये तो टाइम मेमोरियल हम ये बात को जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करना बहुत आसान है, लेकिन उस बीमारी का इलाज करना बहुत ही जटिल है, और उसके लिए हमें बहुत तवज्जो करनी पड़ती है। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने माइंड और बॉडी दोनों को ही हेल्थी रखें और अपने फिजिकली पावरफुल रहें। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है खान पान और फिजिकल एक्टिविटी के अलावा हम अपना रूटीन में जाके चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बीमारियां वंशानुगत होती हैं, यानी कि अगर पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत हैं। इसी तरह से घर पे अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है या गुर्दों की बीमारी है या पथरी है तो उसकी वजह से भी आपको होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको मोटापा है, अगर आप में कोई ऐसे लक्षण है जिसकी वजह से ये शायद जरूरी हो जाता है कि आपका चेकअप करवाया जाए, तो वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से जाके करवाना चाहिए।
वाई आर हेल्थ चेकअप्स इंपॉर्टेंट, क्यों है ब्लड अपना हेल्थ का चेकअप कराना? ये देखा गया है कि बहुत सारी बीमारियां हैं वो शुरू में सिम्टम्स नहीं पैदा करती। मुझे याद है बहुत मरीज मेरे पास आए हुए हैं जिनका कि शायद 5 साल 10 साल से शुगर हाई होगा लेकिन उनको सिम्टम्स ही नहीं थे ज़्यादा। इसी तरह से गुर्दे की बीमारी भी एक ऐसी है कि जिसमें आपका क्रिएटिनिन 3 तक पहुंच जाता है, यानी आपके 70% आपके गुर्दे खराब हो चुके हैं लेकिन आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है। एक रूटीन स्क्रीनिंग में यह देखा गया है कि 25% लोगों को ब्लड प्रेशर हाई निकला एंड दे वर नॉट अवेयर दैट दे आर हाइपरटेंसिव। सो इसीलिए अगर आप सही जगह जाके अपनी हेल्थ सर्विसेज की यूटिलाइज करवाएंगे, अपनी स्क्रीनिंग करवाएंगे, अपना इलाज कराएंगे, तो इससे आपको एक लंबी और सुखद हेल्दियर लाइफ मिल सकती है। नाउ इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए हम कब जाके अपना हेल्थ चेकअप कराएं और क्या क्या चीजें कराएं। ये भी एक बहुत जरूरी है। आजकल बड़े बड़े अस्पतालों में, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वहां हमारे पास पैकेजेस अवेलेबल है, यानी कि एक लेडी के लिए अलग टेस्ट अवेलेबल है, जेंट्स के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है। यहां तक कि ज्यादातर सरकारी अफसर्स का ये मैंडेटरी हो गया है कि 40 साल के बाद उनका हेल्थ चेकअप, एनुअल हेल्थ चेकअप होना बहुत जरूरी है और द परफॉर्मेंस एंड द प्रमोशन इज बेस्ड ऑन देयर हेल्थ चेकअप बीइंग नॉर्मल। तो आप अब सबसे पहले अपने बचपन का रिकॉर्ड देखें अगर आपके पास रिकॉर्ड है, और ये देखिए कि आपको क्या वैक्सीन सारी मिली है या नहीं मिली है। आज के ज़माने में जो आजकल की जनरेशन है उनको ऑलमोस्ट 90% शहरों में रहने वाले व्यक्तियों को वैक्सीनेशन मिली है। उसके अलावा आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिस्ट करें कि मुझे क्या दिक्कत है, क्या मेरी सांस फूलती है, क्या मुझे नींद सही आती है, क्या मेरे जोड़ों में दर्द होता है। तो बेस्ड ऑन दोज इश्यूज यू शुड गो टू अ डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ हेल्थ चेकअप। किन व्यक्तियों को चेकअप करवाना चाहिए? मैंने यहाँ उम्र 25 साल लिखी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 30 से 35 साल के शहरी व्यक्ति या 40 साल के गांव में रहने वाले व्यक्तियों को जरूर हर साल अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि उम्र कैसे कैसे आपको अफेक्ट करती है। एक चीज जो कभी नहीं थमती वो है समय। तो समय के अनुसार हर व्यक्ति एज होता है और उस एजिंग में आज के दिन में शहरों में खासकर स्ट्रेस बहुत ऐड हो गया। तो स्ट्रेसफुल व्यक्ति, काम के बोझ का मारा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसको कि हमेशा अपना हेल्थ के प्रति जागरूक करना चाहिए। इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या आपकी फैमिली में कोई बीमारियां हैं, आपकी उम्र कितनी है, आप क्या खाते हैं, आप कितने एक्टिव रहते हैं, क्या आप सुबह उठ के सैर करते हैं क्या, या अपने रूटीन कामों में अगर आपका ऑफिस 4थी मंजिल में है तो क्या आप लिफ्ट लेते हैं या पैदल जाते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं कि आपको अपना चेकअप कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए। आजकल बच्चों में भी ये देखा गया है पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि अगर हम सर्वे करते हैं हम देखते हैं कि मेंटल और फिजिकल एलिमेंट्स बच्चों में भी बहुत ज़्यादा, और पढ़ाई करते हुए या टीवी देखते हुए या इंटरनेट यूज़ करते हुए वो सभी हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका भी लाइफस्टाइल काफ़ी बिगड़ गया। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले नॉर्मली प्री काउंसलिंग भी जरूरी है। कई बार डॉक्टर के नाम से ही हम घबरा जाते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जैसे कि हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन इसीलिए जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ चेकअप के लिए पहले आपको ऑफिस में बिठाया जाता है, आपको रिलैक्स किया जाता है, आपकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, आपकी लाइफस्टाइल चेक किया जाता है, क्या आपको इससे पहले कभी टाइफाइड हुआ या ब्लड प्रेशर हुआ या शुगर हुआ, ये सारी आपकी लिस्टिंग की जाती है, आपकी पर्सनल हिस्ट्री ली जाती है। पर्सनल हिस्ट्री में आप स्विमिंग करते हैं या नहीं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या नहीं, आपको स्मोक करते हैं या नहीं, या क्या क्या और आप में जो खामियां हैं वो आपका जायजा लिया जाता है। इसी तरह से फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपकी फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी सभी हम डिटेल में चेकअप करवाते हैं। उसके अलावा एक रूटीन लेबोरेटरी चेकअप होता है। मरीज को हिस्ट्री लेने के अलावा हम एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हम मरीज की ब्लड प्रेशर लेते हैं, आपकी पल्स ली जाती है, आपका वजन लिया जाता है। आजकल एक
बॉडी मास इंडेक्स करके एक हमारा एक पैरामीटर है, उसमें ये पता चलता है कि आप क्या ओवरवेट है या ओबीस है। एनी पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका बॉडी मास इंडेक्स 19 और 24 के बीच में है, तो वो तंदुरुस्त है। 24 से ज्यादा 29 तक हम ओवरवेट कहते हैं। एनी पर्सन हुज बॉडी मास इंडेक्स इज मोर देन 29 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, उसे हम मोटा कहते हैं। तो एक रूटीन ब्लड में सबसे पहले हीमोग्लोबिन हम चेक करते हैं। आम लेडीज में हमें ये देखा गया, खासकर रूरल और अर्बन लेडीज में एनीमिया बहुत कॉमन होता है। तो हीमोग्लोबिन हमें ये बताता है कि कितनी एनीमिक पेशेंट्स है। हर इंसान को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ओ और एबी पॉजिटिव। तो हर व्यक्ति को ये जरूरी है जानना, नॉट ओनली उसको अपने लिए, लेकिन अगर कभी उसको किसी और की मदद करने की जरूरत पड़े तो उसको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं ये सोचता हूं, क्योंकि मैं खुद भी गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूं, कि यूरिन टेस्ट एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तो ये हमें ये बताता है कि क्या यूरिन में इन्फेक्शन या गुर्दों में इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या गुर्दों में चर्बी तो नहीं जा रही, क्या आपके शरीर को डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि अगर डायबिटीज है तो यूरिन में भी शुगर आ सकती है। इसके अलावा कई लोग दवाइयों का बहुत सेवन करते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में ब्लड धीरे 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 करके रिस्क करके जाता रहता है, खासकर पेन किलर्स लेने वाले व्यक्तियों को। तो स्टूल टेस्ट कराना गांवों में हमारे पेट में कीड़े एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसी तरह से ब्लड शुगर, आजकल आप जाइए कैंप में, आजकल तो बहुत सिंपल सिंपल ग्लूकोमीटर्स आ गए हैं, घर पे बैठे बैठे भी आप अपना ब्लड शुगर चेकअप करा सकते हैं। और ब्लड शुगर डायबिटीज का बैंक बैलेंस, यानी कि 3 महीने में आपकी डायबिटीज कैसी थी, इसके लिए हम एक और टेस्ट करते हैं, इसे HbA1c कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड होमोग्लोबिन। आम लैब्स में ये सुविधा उपलब्ध है। 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि आपकी सेहत की तरफ और गुर्दों की जानकारी देते हैं, वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड विल टेल यू वेदर यू हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम और नॉट। उसके अलावा सीरम क्रेटिनिन, ये क्रेटिनिन जो है हमारे मांसपेशियों में बनता है और फिर ये गुर्दे द्वारा एक्सक्रीट होता है। तो वाजिब है कि अगर हमारे गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं तो क्रेटिनिन बढ़ जाएगा। इसके अलावा आजकल मोटापा बहुत कॉमन हो गया है और उस मोटापे की वजह से हमारे अंगों में चर्बी जम जाती है, जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं। तो ये भी लिवर फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल द्वारा, यानी कि हमारा सीरम कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड कितना है, वो लिपिड प्रोफाइल में पता चलता है। कुछ बीमारियां शायद आपके पेरेंटल आ सकती हैं, या कई बार आपको पता भी नहीं होता कि आपको पीलिया के कीटाणु हैं, यानी कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है, ऐसे टेस्ट हैं जो कि एक रूटीन स्क्रीनिंग द्वारा पता चला जा सकता है। आजकल एक नई बीमारी हो गई है। अभी पीछे मैंने अखबार में पढ़ा कि अमेरिका में हर व्यक्ति का HIV टेस्ट करना जरूरी हो गया। इट हैज बिकम मैंडेटरी। हमारे यहाँ अभी ये नहीं है, हमारे यहाँ ऑप्शनल है, लेकिन ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि HIV वाले व्यक्ति टोटली 10 साल तक, 7 साल तक, 8 साल तक एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी कि उनको कोई सिम्टम नहीं होता। तो वो ये बीमारी को बहुत सारे लोगों को फैला सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक, शायद मैं जानता हूं कि, मैं समझता हूं कि HIV टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गया। इसके अलावा थायराइड की बीमारी भी बहुत कॉमन हो गई हमारे यहाँ। ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस की वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाती है। महिलाओं में खासकर ये बीमारी काफी ज्यादा होती है। तो ये टेस्ट भी एक स्क्रीनिंग का पार्ट बन गया। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे वदूद बढ़ता है। 50 साल की उम्र वाले व्यक्तियों को हर साल PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कराना चाहिए, ताकि कैंसर अगर हो गया प्रोस्टेट का तो उसकी जानकारी मिल सके। इसी तरह से लेडीज को पैप स्मीयर तथा मेमोग्राम होता है ब्रेस्ट का एक्सरे, ये 2 टेस्ट होते हैं जो 40 साल की उम्र के बाद करवाने चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनको की चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के, यानी उनके रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं, तो उनको अपना साल में एक बारी स्ट्रेस टेस्ट कराना चाहिए, यानी कि पट्टे में चल के एक्सरसाइज करते हैं और उनकी ECG होती है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट है, जैसे कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। कई व्यक्तियों को सांस फूलती है, बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों को खासकर ऐसी बीमारी ज्यादा होती है, तो उनको ये PFT टेस्ट कराना मैंडेटरी होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज आजकल ये देखी गई है
कि हमारे शरीर, हमारा जो खान पान है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो कमरे के अंदर हो गया। आजकल हम बाहर कम और ज़्यादातर एसीज में बैठे रहते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बड़े हों। तो हमारे यहाँ शरीर में विटामिन डी की बहुत कमी हो गई है। उसकी वजह से या हड्डियों में कमजोरी की वजह से हमें एक टेस्ट करवाना जरूरी होता है, जिसे हम बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैमोग्राफी लेडीज में कराना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको कि लंग्स की बीमारी है, उनका एक्सरे चेस्ट करना, पेट का अल्ट्रासाउंड करना, ईसीजी करना और इको करना, जिससे कि हमारे हार्ट की बीमारियां। तो ये कुछ टेस्ट है जो कि सभी टेस्ट सभी व्यक्तियों में जरूरी नहीं है, लेकिन हेल्थ चेकअप के दौरान हम ज्यादातर मरीजों में ये चेकअप करके ये बता सकते हैं कि क्या उनको कोई बीमारी तो नहीं। आज के दिन में हेल्थ चेकअप के अलावा हमें अवेयरनेस बहुत जगह नहीं, शायद ये प्रोग्राम भी इस अवेयरनेस का पार्ट है। इसी तरीके से जैसे हम फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, जैसे हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, हम लोग डॉक्टर्स और आम जो पब्लिक हेल्थ पर्सन है, बहुत सारे WHO ने खासकर बहुत सारी कैंपेन करी है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने की। आपको पता है कि 7 अप्रैल जो है वर्ल्ड हेल्थ डे की तरफ अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ही हमने मनाया। ये WHO का दिन होता है। इसके अलावा 13 मार्च को दूसरे बृहस्पतिवार को हर साल हम वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं। इसी तरह से 1 दिसंबर, मुझे इसलिए याद है कि ये मेरा जन्मदिन है, तो 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। इसी तरह 14 जून को हम लोग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। वॉलंटरी डोनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक भी ये मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल, यानी कि अगले ही 2 हफ्तों में हमारा ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। तो ये सारे डेज हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम एक जागरूकता पैदा कर पाए, अवेयरनेस जगा पाए लोगों में कि बीमारियां बढ़ रही है। कृपया करके आप चेत हो जाइए और अपना चेकअप कराएं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं आपको यही अंत में कहूंगा कि अपने शरीर को प्यार करें। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, तो क्यों ना हम हेल्दी फूड खाएं। मैं बैंकॉक गया था कुछ दिनों के लिए, मैंने वहां देखा ज्यादातर लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की दुकानों में ज्यादा रश होता है। हमारे यहाँ गोलगप्पे या मिठाइयों की दुकानों में ज्यादा रश होता है। ज्यादातर लोग वहां 5 बजे के बाद ऑफिस में ही एक्सरसाइज करनी शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग सारे मेट्रो में बैठना शुरू हो जाते हैं। तो गेट एक्टिव, अपने वजन एक्स्ट्रा है उसको कम कीजिए, हेल्दी खाइए और अपने दिल को प्यार करिए, क्योंकि हार्ट अटैक कभी भी किसी व्यक्ति को भी हो सकता है। धन्यवाद। ये सब बातें तो बताएं आप, लेकिन जो हम लोग अगर देखते हैं जनरल मासेज को 2 भाग में बांट सकते हैं, एक हेल्थ कॉन्शियस लोग और एक हेल्थ कॉन्शियस नहीं लोग। जी हाँ। तो जो नहीं हेल्थ कॉन्शियस है, जो रूटीन चेकअप नहीं कराते हैं, क्या इंडिकेशन है, क्या इंडिकेटर है जिसको मानकर उन्हें तुरंत अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए? देखिए, ये बहुत अहम प्रश्न है आपका, और मैं मानता हूँ कि आज के दिन में हर व्यक्ति को हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन शायद इंसान को जब तक चोट नहीं लगती, यानी कि चाहे वो दर्द नहीं होता, वो कभी नहीं जाता। और अनफॉर्चुनेटली आजकल जितनी भी बीमारियां हैं वो पेनलेस बीमारियां, वो तंग करती हैं, नुकसान करती हैं, लेकिन शायद दांत के दर्द की तरह तंग नहीं करती। तो हम ये कहते हैं कि रिस्क फैक्टर एनालिसिस करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप टोबैको च्यूअर है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, अगर आपको ब्लड प्रेशर रूटीन चेकअप करवाने में हाई है, या अगर आप पेट से ज्यादा मोटे व्यक्ति हैं, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो 40 साल या 30 साल की उम्र के बाद ही अपना रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए। ओके, मतलब एक तो जिनका तोंद अधिक हो, जी हाँ, जी हाँ, दूसरा मोटे हो, और जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, ये 3 कैटेगरी के लोग तो जरूर चेकअप करें। फैमिली वाले, जैसे कि अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, अगर आपके परिवार में डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे की खराबी है, क्योंकि ये सारी बीमारियां एक सिम्टम, साइलेंट किलर हम इनको कहते हैं, कि धीरे धीरे आपको किल करती है, आपको पता ही नहीं चलता। ओके, हम लोग चर्चा जारी रखेंगे, उसके पहले राजस्थान से दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो सर। जी सवाल पूछिए। सर, वो मुझे ईसीजी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। ईसीजी के बारे में इन्हें जानकारी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न का। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये रिकॉर्ड करता है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि हमारा हार्ट रेट क्या है, इससे हमारी जानकारी मिलती है कि हमारे हार्ट में क्या कोई हार्ट अटैक की वजह से
या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से खराबी तो नहीं हुई है। इसमें मैं आपको ये बता दूं, कई बारी इंसान को हार्ट की काफी एडवांस बीमारी होती है, तो तब भी ईसीजी जो है नॉर्मल हो सकती है। तो नॉर्मल ईसीजी का ये मतलब नहीं है कि आप तंदुरुस्त हैं। हाँ, अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल है तो हो सकता है आप स्वस्थ हो, लेकिन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जैसे कि हम स्ट्रेस ईसीजी कहते हैं। आपको फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, आपको स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद ईसीजी करते हैं। तो ईसीजी हमें हार्ट की पूरी जानकारी देता है, क्या आपकी नसों में, आपकी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा, क्या आपकी दिल की धड़कन कम या ज्यादा तो नहीं हो गई है, या आपकी हार्ट बड़ा तो नहीं हो गया। ये सारी जानकारी ईसीजी द्वारा हमें मिलती है। एक और दर्शक राजस्थान से हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी, राज जी सवाल पूछिए। शायद इनकी आवाज हमारे साफ तक नहीं आ रही। मुझे लगता है कि राजस्थान के लोग ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है भाई, और प्रदेश के भी लोग पूछेंगे। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि एक ईसीजी हुआ, दूसरा स्ट्रेस ईसीजी, हाँ जी। तो दोनों में अंतर क्या मुख्यतः? देखिए, बेसिकली क्या है कि ईसीजी रेस्टिंग ईसीजी कहते हैं। बात जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल होते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी सवाल पूछिए। मैं ये पूछना है, ये ओल्ड एज के अंदर ये जो लो ब्लड प्रेशर होता है जिन लोगों को, जी, तो कौन कौन से अच्छे टेस्ट करवाने चाहिए और उनका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? एज होनी चाहिए 70 to 80। ओके। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे जैसे एजिंग होती है, ब्लड प्रेशर हाई होना के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत ही कम व्यक्ति हैं, यानी कि 100 में से मुश्किल से 5 या 10% लोग होंगे जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है। लो ब्लड प्रेशर होने के 2-3 प्रमुख कारण है। एक तो आपके अपनी हार्ट की चेकअप कराना चाहिए कि क्या आपका हार्ट की पंपिंग अच्छी है या नहीं है, या कई बार हमारे यहाँ एक एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है, उसको चेकअप करवाना जरूरी है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर आपको तकलीफ नहीं देगा अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, अगर आपको पसीना आ रहा है, तो फिर आपको फौरन अपने डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि लो से ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की हमें ज्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सभी अंगों को नुकसान कर सकता है, खासकर हार्ट को, गुर्दों को, और स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक का भी एक प्रमुख कारण हाई ब्लड प्रेशर है। जी, राजस्थान से दूसरे दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैंने ये कमर का ऑपरेशन करवाया है, पीआईवीडी का। किस चीज का? पीआईवीडी का जो कमर में होता है ना, L4 L5 आपकी। ओके। हाँ जी। हाँ, तो उसके बाद में कितनी देर रेस्ट करनी चाहिए, कितना टाइम में ऐसा है, और दर्द तो हल्का हल्का रहता है? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसान ही ऐसा है कि जो 2 पैरों पे चलता है। ज्यादातर जानवर 4 पैरों पे चलते हैं। ये धीरे धीरे हमारी जो एवोल्यूशन में हुआ है, तो हमारी पीछे की एक स्पाइन होती है। स्पाइन में कुछ तो वर्टिब्रा यानी हड्डियां होती हैं, और 2 वर्टिब्रा के बीच में कुशन की तरह, जैसे जिस चेयर पे हम बैठे हैं वैसे कुशन की तरह, उसे हम डिस्क कहते हैं। एजिंग की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजिंग, या आपके बैठने का तरीका ठीक नहीं है, या आपका पोस्चर ठीक नहीं है, या आपको सामान उठाते हुए, भारी सामान उठाते हुए वो ड्राई हो जाती है और वो अपनी जगह से खिसक जाती है, जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। प्रोलैप्स यानी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। तो वो जब जाती है तो उसके दोनों तरफ हमारी नर्व्स ट्रेवल कर रही थी। जो पीठ की, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके पीछे से नसें हमारी आगे आती है, तो कई बार वो नस दब जाती है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बैकेक की प्रॉब्लम। मुझे लगता है कई बार लोग कहते हैं कि वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ इज बैकेक। तो लेकिन हमें इसका और डिस्क का आपस में रिलेशनशिप बहुत जरूरी ब्रीफ में, क्योंकि गुजरात से भी। अच्छा सर, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपना एक ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए, अपना विटामिन डी जरूर चेक करवाएं, कहीं वो तो कम नहीं है जिसकी वजह से आपको बैकेक हो रहा है। गुजरात से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, एक स्टोन था सर मेरे किडनी में था और दूसरा यूरेटर में था। तो अब किडनी वाला स्टोन नीचे आया है यूरेटर के साइड में और एक यूरेटर में। तो सर 6 मंथ से ये 6 mm 2 स्टोन से अभी तक निकल नहीं रहे, और डॉक्टर ने लेजर करने का मना किया है। स्टोन की साइज 6 mm की इस हिसाब से, बट दर्द काफी रहता है। तो लिक्विड भी लेता हूँ ज्यादा,
बट क्या है कि निकलता नहीं है ये 2 स्टोन्स, तो उसके देखिए लिए बहुत ही help अहम चाहिए। प्रश्न पूछा है इन्होंने पथरी के बारे में। गुर्दों में पथरी, शायद हमारा खान पान, हमारा पानी, हमारा बाकी लाइफस्टाइल जो है हमारे को ये स्टोन की प्रेवलेंस को बढ़ा रहा है। मैं आपको पहले तो खान पान के बारे में इतना बता दूं कि कोल्ड ड्रिंक बहुत ही खतरनाक है पथरियों के लिए। आप उसकी जगह फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स जूसेस लीजिए। पानी, जैसे आपने खुद भी बताया, पानी खूब अच्छा पीजिए। कई बारी पथरी जो है हमारे नली पे जाके अटक जाती है। नली में अटकने की वजह से ये कई बारी दर्द भी पैदा करती है और गुर्दों में सूजन भी पैदा करती है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपके किडनी में स्वेलिंग है, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, तो आप फौरन अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं। इसके अलावा आप पानी पीजिए, कुछ लिक्विड्स हम देते हैं जैसे कि पोटेशियम सिट्रेट कहते हैं, जिससे कि पथरी के घुलने के भी चांस होते हैं। मुझे लगता है राजस्थान और से कॉल दर्शक आएगा। हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी सवाल पूछिए। हेलो हाँ सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। सर, मेरा नाम सतपाल है और सर मेरी उम्र 18 वर्ष है, लेकिन सर मेरे को ना सांस की तकलीफ है सर। किस चीज़ की तकलीफ है? गांठ? सर सांस बहुत फूलता है। सांस फूलता है, जी। ओके। क्या आपने किसी डॉक्टर से चेकअप कराया है? देखिए, सांस फूलने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। एक तो लंग्स में कोई खराबी होना, यानी अस्थमा। जैसे आप 18 साल के हैं तो मुझे लगता है कि एक कारण दमा या अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण हार्ट में अगर कोई दिक्कत हो तो तब भी सांस फूलता है। तीसरा कारण अगर आपकी खून की कमी हो तब भी सांस फूल। तो मैं चाहूंगा कि वो अपने डॉक्टर से चेकअप जनरल फिजिशियन के पास जाएं और या पूरा अपना थोरोली चेकअप चेकअप करवाएं, क्योंकि 18 वर्ष में सांस फूलना एक अच्छी सिम्टम नहीं है। हाँ। महाराष्ट्र से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। जी जी सवाल पूछिए। जी नमस्ते, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ और मेरा प्रॉब्लम ऐसा है। जी जी नमस्ते, मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे सुप्रावेंट्रल टैकीकार्डिया है और 4 साल से मैं गोली खा रहा हूँ। क्या कितने साल मुझे गोली खानी पड़ेगी? देखिए, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया था कि ईसीजी हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को भी दर्शाती है। तो आपका एक तार जो है वो किसी और गलत रास्ते से जा रहा है, जिसकी वजह से आपके दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल जाती है। इसका आजकल कारगर परमानेंट इलाज भी है, जिसे हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली हार्ट की मैपिंग करके उस तार को काट देते हैं। तो मैं अगर आपको ये सलाह दूंगा कि आप अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए। दवाइयां तो आपको जिंदगी भर खानी पड़ेंगी, नहीं तो ये अटैक दोबारा आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे अस्पताल में जाते हैं जिनके पास इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की स्टडीज है, जैसे दिल्ली में तो बहुत हॉस्पिटल है, तो वो आपका ये परमानेंट सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ हेलो। जी सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि रीढ़ की हड्डी में अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे बहुत लोगों को ठंडा लगता है, दर्द नहीं होता है, ठंडा लगता है। ओके। देखिए, जो आपने ये बात बताई कि जब नस दबती है, जब रीढ़ की हड्डी की नस दबती है, तो आपके शरीर, खासकर निचली पैर, पाँव में थोड़ी नमनेस आ जाती है, जिससे वो ठंडा कह रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं ये चाहूंगा कि कुछ दवाइयां हैं जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। आप जरूर एक स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलें। ओके, स्पाइन स्पेशलिस्ट से जी मिले हाँ। ताकि सही निदान हो सकता जी है। हाँ। राजस्थान से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो सर। जी सर एक मेरा छोटा एक बच्चा है सर वो बोलने में थोड़ा खगलाता है, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए? फिर से सवाल पूछिए। आप अपना स्पीकर का वॉल्यूम स्लो कर दीजिए तो शायद हमें समझ आ जाए। जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद सवाल पूछिए। सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि सवाल पूछने के पहले अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें, ताकि अच्छी तरह से आपकी एक आवाज मेरा हो छोटा एक बच्चा है सर, वो बोलने में थोड़ा खगलाता है, तो उसको कैसे कर सके? ओके ओके, आप पूछिए सवाल पूछिए। अच्छा, बच्चा हकलाता है। अच्छा, बच्चा हकलाता है। मुझे लगता है कि ये एक, देखिए, स्टैमरिंग जो है वो भी हमारे समाज में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। साइकोलॉजिकली डाउन करने में अभी की बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देती है, लेकिन इंसान बहुत घबरा जाता है। तो इनको एक स्पीच थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। आज के दिन में अच्छे अस्पतालों में स्पीच थेरेपिस्ट है, वो प्रैक्टिस करेंगे, वो स्पीच थेरेपी प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक ये स्टैमरिंग भी ठीक हो सकती है। इट इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ज़्यादातर सिचुएशन में वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, दूसरे प्रश्न लेने के पहले हम ये जानना चाहेंगे लो ब्लड प्रेशर वाले, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का तो निदान है या लोग जाते हैं डॉक्टर के पास? देखिए, लो ब्लड प्रेशर
मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बीमारी नहीं समझी जाती। ओके। होता यह है कि जो लड़का बहुत पतला होता है, लीन ऑन थिन इंडिविजुअल्स होते हैं, वो लोगों का जब हम आम ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर लो आता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को थकावट हो रही है या सिम्टम्स हो रहे हैं लो ब्लड प्रेशर के, तो उनको चाहिए कि नमक का पानी। बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है हमारा हाई या लो हमारे शरीर में जो प्रेशर जनरेट करता है हार्ट की वजह से या पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से, तो एक डॉक्टर से तो जांच करवानी जरूरी है। इसके अलावा अगर नमक का पानी ये हमें जानना चाहेंगे वो आखिर लो ब्लड प्रेशर किसको हम लोग, कारण क्या है, कारण क्या है, किसको हम लोग बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर क्या है? किसी भी पेशेंट का ब्लड लेकिन प्रेशर। एक पहले मध्य प्रदेश से दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, जी सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी जी सर, मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, सिंह राजपूत। जी जी सर, मेरे चेस्ट में दोनों तरफ चेस्ट है सर, गांठ है। क्या फिर से सवाल पूछिए। बहुत परेशान है सर मैं। देखिए ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या ये पंजाब के बेल्ट में आज के दिन में सबसे भयंकर बीमारी कैंसर की हो रही है। ये कैंसर गांठों का हो, और जैसे मैंने बताया कि सबसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टोबैको। ओके। यानी कि जो चाहे आप सिगरेट पिए या आप टोबैको चू करें, तो ये इनको शायद ये कह रहे थे कि उनको गांठों का कैंसर है। जी। आज के दिन में ज्यादातर शहरों में बहुत अच्छे फैक्ट्री फोकस अप्रोच कहते हैं हम कि कैंसर के अलग हॉस्पिटल है। तो मैं आपको इनको यही सलाह दूंगा कि ये किसी कैंसर विशेषज्ञ से बात करें। जी वेस्ट बंगाल से दर्शक हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो सर, मेरा जो बैक पेन है 7-8 साल से हो गया। हाँ, बैक पेन। क्या करें? बोलिए। तो पहले कमर में था, बैक पेन, कमर से पूरा पीठ तक चढ़ गया दर्द। कमर से पीठ तक। आपकी उम्र कितनी है? आपकी एज कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? कट गया बैक पेन। देखिए बैक पेन कमर में जैसे मैंने बताया कि बैक पेन भी एक बहुत कुछ यंग लड़कों में, जैसे इनकी आवाज से मुझे खैर अंदाजा तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लग रहा था कि यंग लड़के हैं। यंग लड़कों में एक हमारी स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी होती है जिसे हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो फिर मैं यही कहूंगा कि एक किसी ऑर्थोपेडिशियन से जाके संपर्क करें और अपनी बैक का सुधार करें। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कमिंग लंबर, जी हाँ, L3 L4 या जो भी वो कह रहे हैं वो स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों ये बैकएक बढ़ रहा है? शायद एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की, विटामिन डी की कमी की वजह से। इसके अलावा हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं कर रहे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हमारी टोन ज्यादा मिल रही है, जिससे स्पाइन के ऊपर ज्यादा जोर पड़ रहा है। तो उनको चाहिए कि अपनी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज होती है वो जरूर करें। कॉल फ्रॉम जी, मुझे लगता है कि शायद हाँ कट गया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि लो ब्लड प्रेशर किसको माने और क्यों होता है। देखिए लो ब्लड प्रेशर एक सिम्टम है इसमें कि मरीज जनरली क्या होता है कि थकावट या चक्कर आना होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में 2-3 चीजें जरूर हो सकती। एक तो जैसे मैंने बताया कि हार्ट के सिम्टम्स, तो सबसे पहले वो अपना हार्ट का चेकअप कराए। इसके अलावा कई बार हीमोग्लोबिन जब कम होता है, एनीमिया होता है, तो तब भी जो है कई पेशेंट्स को चक्कर आते हैं या लो ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है। मैं तो शायद अभी हमारे पास कुछ समय कॉल आ रही है, शायद मध्य प्रदेश से दर्शक है, उनका सवाल है। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी ये सर अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिला सर अभी। हाँ बताइए, प्रश्न करिए। जी सर, सीने के तरफ सर गांठ है सर, हमें गांठ है और क्या प्रॉब्लम साथ में? गांठ के साथ क्या प्रॉब्लम है? गांठ है सर हमने डॉक्टर को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, तो उन्होंने बताया कि कुछ हार्मोन्स की वजह से है ऐसा कुछ। हार्मोन्स की वजह से? कहाँ पे गांठ है? आपकी उम्र कितनी है? दोनों सीने सर, दोनों सीने में है सर। दोनों सीनों में है? जी सर। अच्छा, यानी कि इनको मेल ब्रेस्ट, इनके ब्रेस्ट में शायद वो गांठ है। दोनों तरफ सूजन रहती है सर। हाँ मैं समझ गया हूँ। इनको गायनेकोमेस्टिया हम कहते हैं। गायनेकोमेस्टिया 50-55 साल की उम्र के बाद कईयों को हो जाती है, या बचपन में 16-17 साल में भी वो हार्मोन की वजह से होती है। अगर ये आपको बहुत तकलीफ दे रही है तो इसका ऑपरेशन भी मुमकिन है। अदरवाइज ये ज्यादातर केसेस में नुकसान नहीं, हार्मफुल नहीं है। उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी सवाल पूछिए।
वो सर हम शुगर के मरीज हैं, सर पुराने 5 साल पुराने शुगर के मरीज हैं। शुगर के तो इस समय जी एक 5 दिन से हमारे घूमने की शिकायत है। देखिए, हेलो सर, मैं सिर्फ इतना करना चाहूंगा कि शुगर जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इसलिए देना चाहूंगा कि आज से 2000 वर्ष पहले हमारे यहाँ भूखमरी कहते ज्यादा थी, मतलब खान पान बहुत कम था, तो हमारे जीन्स कुछ ऐसे हो गए थे कि एक्यूमुलेट करते रहते थे। आज के दिन में शायद वो मुझे लगता है कॉल आ रहा है, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी जी, और अपना लाइफ स्टाइल में सुधार लाएं, खान पान में सुधार लाएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और दवाइयाँ खाते रहें। जी, राजस्थान से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। सर वो मेरे माता जी को पावों में दर्द रहता है सर, पावों में और पीठ में, तो उसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, उम्र कितनी है माता जी की? 50-55 साल की है। तो इनको ये चाहिए कि वो एक्चुअली, ये मुझे लगता है कि ये जोड़ों में दर्द की तकलीफ कह रहे हैं। करने से पहले एक बार अनुरोध करना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि उम्र जरूर बताएं ताकि एडवाइस कर देने तो में। ये जो 40 से 60 साल की उम्र में ज्यादातर गाँव में ये लोगों को गठिया यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी बहुत हो जाती है। महाराष्ट्र से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। नमस्ते सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। जी जी, मैं 9 साल की थी तब से मुझे शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके। तो मुझे ना अभी हेलो जी जी, सुन रहे हैं आप, सवाल कंप्लीट करिए। हेलो जी, सुन रहे हैं, सवाल कंप्लीट करिए। हाँ जी, मेरे घर में किसी को शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? ये इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी 2 तरीके की होती है। 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज यानी कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती है, लेकिन कुछ बच्चों में ये टाइप 1 डायबिटीज जो कि शायद 95% या 10% मरीजों में ही होती है, इसमें क्या होता है कि कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से उनकी ऑटो इम्यूनिटी यानी कि पेनक्रियास के बीटा सेल जहां से इंसुलिन निकलती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती है और मरीज को डायबिटीज होती है। इसके लिए इनको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना जरूरी होती है। अब ये क्यों इनको हो गई, इसका कारण तो भगवान ही बता सकता है कि हाँ, आज के दिन में समाधान बहुत है। आजकल तो इनका पेनक्रियास का ट्रांसप्लांट भी आ गया है, जिससे कि हम इस बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं। चंडीगढ़ से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए। 5 साल से सर्वाइकल है। 5 साल से सर्वाइकल। ओके, सर्वाइकल। देखिए, सर्दी में पैरों को ना बाहर निकालना पड़ता है जाई से। ओके। देखिए, ये ज्यादातर मरीजों को बैकएक या सर्वाइकल के ही सिम्टम्स ज्यादा है। ये हमारा एक दिनचर्या का हिस्सा है। कई बारी बैकएक का कारण कुछ और होता है, जिसमें कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इनको चाहिए कि सुबह उठ के अगर 15 मिनट भी हम अपनी स्पाइन की एक्सरसाइज करें, जिसमें कि सर्वाइकल स्पाइन की और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की एक्सरसाइजेस करें और अपना बैठने का तरीका सही कर लें, तो 70% केसेस में ये बीमारी खत्म भी हो सकती है। ओके, दूसरे दर्शक हैं। ओके, तो डायबिटीज के बारे में मैं बता रहा था कि टाइप 1 डायबिटीज सिर्फ 5% व्यक्तियों में होती है। ये बच्चों में ज्यादा होती है और इसमें इंसुलिन ही लेना चाहिए, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और ये 2 या 3 बार इंसुलिन लेनी पड़ती है। ये एक जिंदगी का हिस्सा ही बन जाता है। और इसके आजकल कुछ समाधान आ गए हैं कि कुछ लोग बीटा सेल ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, जिससे कि परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है। ओके, और पैरों को घुटनों से नीचे, पैरों में नीचे लोअर पे जो दर्द होते हैं, जी हाँ, एक तो सामान्य दर्द होगा, दूसरा एक तो जैसे जैसे एजिंग होती है हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ब्लड प्रेशर हाई होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि हमारी जोड़ों के बीच में जो ग्रीज है वो कम हो जाता है। महाराष्ट्र से दर्शक है जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। सवाल हेलो जी, सवाल पूछिए। सर, कुछ सोचने पर, कुछ देखने पर या कुछ सुस्ते रहने पर कभी कभी ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, तो फिर सर इसके लिए कुछ उपाय बताइए जरा। ब्लड प्रेशर, देखिए, ब्लड प्रेशर का 2 उपाय है। एक तो अपनी नमक कम खाएं। कुछ लोग कहते हैं हम नमक तो कम खाते हैं लेकिन अचार खा लेते हैं, तो एक दिन का अचार जो है, एक अचार की जो
वो है पार्ट है वो 7 दिन के नमक के बराबर होता है। तो अचार, पापड़, कुरकुरे, ये सारी चीजें जो है ये बहुत हाई सॉल्ट डाइट है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, वजन ठीक रखना और दवाइयां लगातार खाते रहना, यही ब्लड प्रेशर का समाधान। झारखंड से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो सर, मैं ओसीडी का पेशेंट हूँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसका मेडिसिन लेता हूँ मैं। और कुछ दिन पहले मुझे मलेरिया हुआ और मुझे कुछ मेडिसिन दिया गया और उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद कुछ दिन बाद मुझे सुस्ती हुई और थकान होने लगी। तो मैंने कुछ मेडिसिन लिया, अल्ट्राजोलम डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया। तो मैं आगे क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, शायद उन्होंने ये बताया कि इनको ट्यूबरकुलोसिस है, उसका इलाज कर रहे हैं। भारत में आज के दिन में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो डॉट की सुविधा है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी है, ट्यूबरकुलोसिस का इलाज है। और इसके अलावा मलेरिया भी हुआ है, शायद उस एरिया में मलेरिया ज्यादा होगा, तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। जी, हरियाणा से दर्शक है, उनका सवाल आते हैं जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर सिंह नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ऐसा है कि मेरी जो ना मांसपेशियां वो बहुत वीक है। मेरी उम्र है 55 साल। जी हाँ। क्या आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करती हैं या मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारी घर में होती है। मैं खुद अपना घर का काम सारा खुद ही करती हूँ। आप थक जाती हैं जल्दी? थक जाती हैं? नहीं, थकती भी नहीं हूँ, मैं सारा दिन काम करती हूँ। मैंने जो भी मेरा काम है मैं वो करती हूँ। दोपहर का नाश्ता, रोटी वगैरह सब करती हूँ। आपकी जो मांसपेशियां है ना, जैसे बाजू में और टांगों में ऐसे लगता है जैसे ना सूख रही है। जी हाँ, अगर आप घर का सारा काम कर लेती हो और थकती नहीं है तो मुझे लगता है आपको चिंता की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी मांसपेशियां घर का काम करने के बावजूद भी पतली है तो फिर आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, ताकि कुछ बीमारियां होती है जिसमें कि वेस्टिंग हो जाती है। ये जो मांसपेशियों को पतला होने का वेस्टिंग कहते हैं। तो उस मसल की वेस्टिंग के लिए हमें कुछ चेकअप करने होते हैं और ये देखना पड़ेगा कि आगे जाके आपको नुकसान हो सकता है। ओके, महाराष्ट्र से दर्शक है जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। जैसे मेरी मॉम है, वो 50 ईयर्स अबाउट हो चुकी हैं। वो अगर जैसे खड़ी होती हैं, बैठती हैं, उसके बाद कहीं सीढ़ी पर चढ़ने लगती हैं या कुछ काम वाम करती हैं, उनका कमर दर्द करता है और पैर का घुटने दर्द करते हैं। तो फिर सर इसके लिए कुछ उपाय बताइए जरा। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है मुझे लग रहा है। हाँ। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मेरा इसमें परसेप्शन है, ज्यादातर भारतीय लेडीज को विटामिन डी की कमी है। उसका कारण है कि हम अभी भी देखिए कमरे के अंदर ही बैठे हैं, धूप भगवान की तरफ से हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन हम उसका सेवन नहीं करते हैं। तो इनको चाहिए अपना विटामिन डी का टेस्ट कराए। बिना टेस्ट कराए भी विटामिन डी की आजकल बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल है, ये रेगुलरली खाएं, फिजिकल एक्टिविटी करती रहे। आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्ट्रेस है कि टॉयलेट्स जो है वो वेस्टर्नाइज होने चाहिए, ताकि आप जब उकड़ू मार के नीचे बैठते हैं तो उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट घुटने में होता है। तो वो उसका अवॉइड किया। आजकल तो मंदिर और गुरुद्वारा में भी आजकल स्टूल रख दिए गए हैं, वो इसलिए ताकि आपके घुटनों को तकलीफ। हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है तो घुटने बदले भी जा सकते हैं, यानी कि नया घुटना भी डाला जा सकता है। पैरों में एक और वेरिकोज वेन का शिकायत भी ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, जब भी ये कुदरत का नियम है कि जो चीज नीचे गिरती है या नीचे गिरती है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर नहीं आ सकती, लेकिन हमारा ब्लड जो नीचे जाता है वो 2 कारणों से ब्लड ऊपर आता है। एक तो हमारी मांसपेशियों की कॉन्ट्रैक्शन से, और दूसरा जो वेन्स के बीच में वाल्व होते हैं, वो कई मरीजों में, कई लोगों में वो वाल्व डिफेक्टिव होते हैं, जिससे वो सारा ब्लड जो है वो लेग्स में सीपेज हो जाता है, जिससे थोड़ा ब्लैकिश आ जाती है और अल्सर भी बन सकता है। तो ये अगर ये टेस्ट है, आजकल हम डॉपलर टेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें उसकी जानकारी भी मिलती है, और आज के दिन में इसका बहुत अच्छा इलाज है। एक सिंपल चीज बोलूंगा कि बीच में रेस्ट जरूर करें, तकिए को सिर पे ना रख के पाँव के नीचे रखें, ताकि लेग्स थोड़ी सी एलिवेटेड रहेंगे तो ब्लड जो है वो दोबारा शरीर के अंदर। इसका इलाज मेडिसिन है या सर्जिकल? दोनों है, मैं कॉम्बिनेशन कहूंगा। शुरू में तो हम दवाइयां देते हैं और वो कुछ थोड़ा सा कंप्रेशर बैंडेजेस होती है, कंप्रेशन बैंडेजेस, वो डालते हैं, स्टॉकिंग्स कहते हैं। जैसे कि अगर उससे नहीं ठीक हो रहा तो सर्जरी के द्वारा भी इसका निदान किया जा सकता है। ओके, क्योंकि उसमें काफी दर्द होता है और लोग परेशान रहते हैं। जी हाँ, खासकर देखिए वो स्वेलिंग आती है लोगों को, शाम होते होते बहुत ज्यादा स्वेलिंग आती है, दर्द होता है, फिर वो जो आरबीसी टूट के स्किन में चले जाते हैं तो ब्लैकिश डिस्कलरेशन भी होता है।
तो आम व्यक्ति इस बीमारी से काफी पीड़ित होता है। ये टीचरों में या जो लोग ज्यादा खड़े होते हैं, कांस्टेबल्स में, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनमें ज्यादा पाई जाती है। डॉक्टर साहब, दर्द में जनरल लोग पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो किस हद तक सही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खासकर गुर्दे विशेषज्ञों के लिए। तो ये है, देखिए आम व्यक्ति जिसको कि शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, वो कभी कभी पेन किलर खा ले तो शायद नुकसानदायक नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो का ब्लड जिसकी उम्र ज्यादा है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको शुगर है, उसको बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर नहीं खाना। बात करेंगे उसके पहले वेस्ट बंगाल से दर्शक हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे को साइनस का प्रॉब्लम है सर, पर मैं 4 महीना होम्योपैथी का दवा खा चुका हूँ। ओके, और वो दवा खाने के बाद जब मैं 1 महीना नहीं खाया तो 4 महीना मुझे आराम था बहुत। 4 महीने के बाद आफ्टर 4 महीने मेरे को बहुत प्रॉब्लम पड़ रहा है सांस पे, और मेरा पेशाब बहुत ज्यादा होता है। देखिए, इन्होंने बोला कि साइनस की प्रॉब्लम और सांस की प्रॉब्लम है, ये दोनों लिंक्ड है एलर्जी से। इसे हम एलर्जिक राइनाइटिस और एस्थमा कहते हैं। ये इनके वातावरण में या इनके शरीर के अंदर कोई एनवायरमेंटल एंटीजन है जो कि जिसकी वजह से इनको एलर्जी हो रही है। ये एक एलर्जी स्पेशलिस्ट से या कान का फिजिशियन से मिलेंगे, सर्जन से मिलेंगे तो जरूर निदान मिल जाए। राजस्थान से दर्शक हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्कार। जी सवाल पूछिए। डॉक्टर सिंह नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरी उम्र ना सर अभी तक 20-22 साल के करीब है, लेकिन सर मुझे सांस की बहुत प्रॉब्लम है। सांस बहुत फूल जाता है, थोड़ा चलने पर सांस फूल जाता है। आपको डॉक्टर ने कोई बीमारी बताई कि आपको क्या बीमारी है? सर अभी तक कोई चेकअप तो नहीं करवाया। देखिए, फिर अगर आपका सांस में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सांस फूलने के 3 प्रमुख कारण हैं, या तो फेफड़ों में या सांस की नलियों की सिकुड़न होना, या दिल में कोई तकलीफ होना, या खून की कमी होना। आप फौरन किसी जनरल फिजिशियन के पास भी चले जाएंगे, फैमिली फिजिशियन के पास भी चले जाएंगे, तो वो इन तीनों चीजों का चेकअप करेगा और आपको, मुझे पक्का उम्मीद है कि आप जरूर उसमें आपको कुछ ना कुछ फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। दिल्ली से भी दर्शक हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे को याद नहीं रहता है। याद नहीं रहता मुझे लगता है आजकल एग्जाम का टाइम है, और देखिए मैं आपको इसकी बेसिक चीज बता दूं कि ब्रेन में फाइनाइट रिसेप्टर्स होते हैं, चाहे वो मिलियंस की तादाद में होते हैं, लेकिन होते रिसेप्टर फाइनाइट है। जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं तो जो अनइम्पॉर्टेंट चीज है वो धीरे धीरे खिसक जाती है। तो आम लोगों की शिकायत है कि याद नहीं रहता। शायद आपके डॉक्टर साहब को भी बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं। इस उम्र में यंग लड़कों में ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर कोई ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो ये एक न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। और कई बार जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी कई लोगों को थोड़ा सा मेमोरी डिफेक्ट्स हो रहे थे, बट जैसे ये बोल रहे थे मुझे लगता है कि ये पढ़ाई के मामले में ज्यादा चिंतित है। जी, राजस्थान से दर्शक। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हो गए तो सर उनको ठीक कैसे करना है? जी जी मेरे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सर वो मेरे मुंह पे फूंसियां बहुत हो गई है, तो सर उसको मिटाया कैसे जा सकता है? सॉरी, फिर से ये शायद इन्होंने अपना कुछ मुझे समझ हाँ, नहीं समझ आई। में डॉक्टर साहब, हम लोग पेन किलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पेन किलर जिसको तो डायबिटीज है, जैसे मैंने कहा कि एजिंग व्यक्ति को, ब्लड प्रेशर, शुगर वाले व्यक्ति को पेन किलर बहुत ध्यान से खाना चाहिए। शायद 1 या 2 दर्द की निवारक दवाइयां जैसे पैरासिटामोल हो गया या कुछ और दवाइयां, वो शायद सेफ है। अदरवाइज पता भी नहीं चलता है कब आपके गुर्दों में खराबी हो जाती है। तो ये डॉक्टर की सलाह के बिना पेन किलर खाना एक बहुत ही अनुचित चीज है। महाराष्ट्र से दर्शक हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर जैसे देखो, मेरा एक बड़ा भाई है जो टेंशन बहुत ज्यादा लेता है, उसे नींद बहुत कम आती है, भूख बहुत कम लगते हैं, किसी को देख के डर जाना, ऐसे कुछ करते हैं। तो फिर सर इसके बारे में कुछ बताइए जरा, दवा हुआ कुछ। देखिए, अर्बनाइजेशन की वजह से हमारे जिंदगी में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया। ये शायद इनको सभी सिम्टम्स जो है एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। इसमें एक व्यक्ति ऐसी अवस्था में चला जाता है कि वो उससे निकल नहीं पाता है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी काउंसलर से या किसी साइकियाट्रिस्ट से मिले। एक गुजरात से दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल नहीं लेंगे, कुछ खास मुझे लगता है कि सवाल बहुत आ रहे हैं, तो जिससे हम नमस्कार, सवाल पूछिए।
नमस्कार सर। मेरे फादर की एज है 60 इयर्स, अभी रिटायर्ड हो गए। ओके। तो मोटापा है थोड़ा सा, 85 किलो वेट हो गया है, तो उसे बीमारियां भी काफी बढ़ रही है। तो वेट कम करने के लिए सर कोई अच्छी टिप्स बताएं। देखिए, अगर आप कभी फ्रूट्स लेने जाते हैं तो एक तरफ वो वेट रखता है और दूसरी तरफ फ्रूट डालता है, तो ये एक वेइंग है। आप खाना कम खाइए और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए, यानी कि खर्च ज्यादा करिए कैलोरीज को, और इन कैलोरीज को लीजिए कम। बहुत सारी डाइट्स हैं जो कि वेट रिड्यूसिंग डाइट्स होती है, जिसमें फैट्स और शुगर की मात्रा कम हो जाती है। सिंपल फॉर्मूला है, नेचुरल चीजों को ज्यादा खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, नट्स खाइए, दूध पीजिए। अगर आप ये 4 चीजें करेंगे और घर पे बनी हुई चीजों को नहीं खाएंगे, जैसे कि मिठाई हो गया, इवन कार्बोहाइड्रेट भी कम से कम खाना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खाया जाता है, तो इससे काफी हद तक, और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, आप वो रिटायर हो गए तो शायद उनके पास समय ज्यादा है कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे। आई एम वेरी श्योर उनका वजन कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब आज का प्रोग्राम खत्म करने के पहले कुछ लाइफ स्टाइल में कैसे सुधार लाएं? देखिए, मैं तो शायद मैसेज यही, मेरा मैसेज यही होगा कि दिनचर्या में, अपनी रूटीन एक्टिविटी में ही, रूटीन कामों में ही अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जिंदगी ऐसे हो गई है कि हमारा इनटेक बहुत बढ़ गया है, स्वाद हमारे बहुत हो गए हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। अगर एक संदेश मुझे आज ये देना है तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक आप जो भी काम करते हैं, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मैं मरीज को खुद बुलाने जाता हूं, उससे भी अगर मेरे 25 मरीज हैं तो मैं 25 बार उठ के दरवाजे तक जाता हूं और वापस आता हूं, तो उसी से ही कुछ एक्टिविटी हो जाती है। कोशिश करिए कि कार का या लिफ्ट का या ऐसी सुविधाओं का सेवन कम करें, खुद जहां खुद काम करने का मौका मिले तो वहां बजे, और अपने रिमोट कम इस्तेमाल कीजिए। शायद सबसे ज्यादा अगर आप उठ के स्विच बंद करेंगे या टीवी का स्विच बंद करेंगे तो उसी में भी काफी हद तक हो जाएगा। व्यायाम जरूर करें, फिजिकल एक्टिविटी को जरूर बढ़ाइए आप। डॉक्टर साहब, और जो क्योंकि ये ऐसी बात है दर्द में पेन किलर का लेना कि लोग सोचते हैं कि इसके लिए डॉक्टर के पास क्यों जाए, उसमें भी डिफरेंट अगर पेट में दर्द है तो उसके लिए दूसरी दवा, सर में दर्द है तो डिस्प्रिन ले लिए। तो इसमें एक सेफ क्या कर सकता है कोई? कभी कभार कोई भी दवाई लेना शायद नुकसानदायक नहीं होगा। जैसे पैरासिटामोल हो गया, वो शायद कहते हैं कि सेफ है, लेकिन उसकी भी ज्यादा तादाद में खाना। लेकिन कई दवाइयां दूसरी हैं जो कि खासकर कई, जैसे आजकल डेंगू बहुत चल रहा था, सिर में दर्द हो रहा, डिस्प्रिन ले ली, तो कभी कभार तो ले सकती है। लेकिन ज्यादातर लेडीज या जिनको माइग्रेन होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म में ऐसे डिस्प्रिन की गोलियां लेते हैं। इस तरह से धारणा बन गई कि इसका दर्द का ये दवा है। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि आपके आसपास का जो भी प्राइमरी फिजिशियन है उससे एक बार सलाह जरूर ले लें। उसके बाद अगर वो कहता है कि नहीं आप ले सकते हैं, तो पैरासिटामोल या जो भी डिस्प्रिन भी कभी कभार लेने में नुकसान नहीं है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लीजिए। तो एक थकान की वजह से दर्द होना और एक कुछ बीमारी की वजह से दर्द होना, क्या इसमें कोई फर्क है? बहुत फर्क है जी। थकान की वजह से शरीर में दर्द होने का कारण शायद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है। अभी कि हम, जैसे मैंने बताया, कैलोरीज ज्यादा खा रहे हैं लेकिन अच्छी कैलोरीज नहीं ले रही है, हम धूप नहीं ले रहे। मैं तो यही कहूंगा अपनी दिनचर्या में आधा घंटा धूप जरूर सिकाई करें। उसके अलावा हमारे यहाँ विटामिन B12 और विटामिन D की काफी कमी पाई गई है, जिसकी वजह से थकावट हो जाती है। और जहां तक बीमारी है, ये एक और पेन, शायद पेन हमारा सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम पेन किलर लेते हैं। लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर में पेन नहीं होता, तो कोई भी इलाज नहीं करता। ओके, लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, मल्टी विटामिन्स, मल्टी न्यूट्रिएंट्स लेना कितना उचित है और लेना चाहिए या नहीं? देखिए, ये 90% ये प्लेसेबो का काम करती है, यानी कि आपको साइकोलॉजिकली आपको ज्यादा इसमें वो कहती है। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एडवर्टाइजमेंट में भी बोलते हैं, लेकिन अगर आपका खान पान अच्छा है, जिसमें कि जैसे मैं बार बार बोलूंगा, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं थोड़ा बहुत फिश या चिकन खा रहे हैं, तो शायद आपको किसी भी एडिशनल विटामिन्स की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी चीज की कमी पाई गई है तो उसकी रिप्लेसमेंट करना काफी जरूरी है। ओके, सो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं, यह कहते हुए कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ आप तक ज्ञान पहुंचाना है, न कि इलाज करना। इलाज करने से पहले, इलाज शुरू करने से पहले जरूर अपने चिकित्सक से दिखाएं। जो भी फिजिशियन नज़दीक में हो उनके पास जाएं और दिखाएं, उसके बाद ही इलाज शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। और आपकी ओर से डॉक्टर NP सिंह साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।